नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल से आपके इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में जैसे कि लास्ट वीक का जो हमारा सेशन हुआ था करंट अफेयर्स रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज में, हमने जो हमारी क्लास 6 अप्रैल को हुई थी संडे, उस क्लास में हमने हिस्ट्री और कल्चर के करंट अफेयर डिस्कस किए थे और 50 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए थे एमसीक्यू फॉर्मेट में। आज उसके आगे हम बाकी के जो हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। जब ये पूरा सेशन खत्म होगा तब तक हम पिछले 1.5 साल के हिस्ट्री और कल्चर के करंट अफेयर्स कवर कर चुके होंगे। ठीक है जी। तो मैं आपको एक बार फिर से अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बता देता हूं। जैसे कि देखिए, पहला तो हमारा मॉक टेस्ट 5 अप्रैल से हमने अपने लाइव मॉक टेस्ट शुरू किए हैं, जिसमें हमारी टीम जीएस और सीसैट दोनों के लिए सिविल स्टाफ आईएएस यूट्यूब चैनल पर सैटरडे को सुबह मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। वो मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल होता है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन लिंक उस वीडियो के नीचे जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारी टीम उसका लाइव सॉल्यूशन भी आपके साथ डिस्कस करती है। ठीक है, तो सुबह 8:15 बजे हमारा ये मॉक सेशन इस बार भी शुरू होगा, 12 अप्रैल को भी सैटरडे को, और उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे मॉक्स में हम सीसैट और जीएस दोनों के पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सीसैट और जीएस दोनों प्रीलिम्स में जो कुछ पेपर होते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। इवन जीएस के पेपर में करंट अफेयर जो है वो पूरे तरीके से इंटीग्रेटेड होंगे, बिल्कुल लेवल वैसा ही रखा जाएगा जैसा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम हर वीक, क्योंकि आपको एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं जीएस का, एक सीसैट का, तो इस तरीके से हम बिफोर एग्जाम आपको 12 मॉक्स जो है वो आपको देंगे भी और साथ ही उनका सॉल्यूशन भी कराएंगे लाइव यूट्यूब पर, सिविल स्टाफ आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सुबह 8:15 बजे। ठीक है, सैटरडे, हर सैटरडे आप हमसे जुड़ सकते हैं लाइव। हमारी टीम सीसैट और जीएस का मॉक आपके साथ लाइव डिस्कस करेगी। ठीक है, उसके अलावा हमारा दूसरा क्या है, दूसरा इनिशिएटिव है हमारा जो हमारा करंट अफेयर सीरीज जो ये चल रही है हमारी, जिसमें आज हम हिस्ट्री और कल्चर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। हर वीक जो है हमारी 11 बजे आपको सिविल स्टाफ आईएएस चैनल पर हमारी ये क्लास मिलेगी और इस क्लास में हर जो 6 अप्रैल से शुरू हो रहे जितने भी संडेज हैं, नेक्स्ट 6 संडेज को 6 डिफरेंट टीचर्स विल टेक करंट अफेयर क्लासेस और उसके जरिए हम आपको तकरीबन 600 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर रिलेटेड आपको कवर कराएंगे इसी पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, और तकरीबन 600 क्वेश्चन हम कवर करा देंगे इसके जरिए। जैसे लास्ट सैटरडे क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने 50 एमसीक्यूज हिस्ट्री एंड कल्चर के कवर किए थे और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं तकरीबन 40 क्वेश्चन वो आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन हो जाएंगे और साथ ही बाकी के जो हमारे, जैसे लास्ट सैटरडे जब 6 अप्रैल को प्रोग्राम शुरू हुआ था तब हमारी एक क्लास हुई थी करंट अफेयर्स की। आज जैसे हमारी 2 क्लासेस रही, एक मैडम की पॉलिटी एंड पॉलिसी प्रोग्राम्स के करंट अफेयर्स रिलेटेड हमने किया और दूसरी मेरी क्लास जिसमें हम हिस्ट्री और कल्चर के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसी तरीके से हर सैटरडे आपको इस तरीके से 2 क्लासेस मिलेंगी जिसमें 2 टीचर्स आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस किया करेंगे। ठीक है जी, चल तो अब आ जाते हैं हमारे आज के सेशन पर। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है हिस्ट्री और कल्चर का। जो पहला पार्ट था वो लास्ट वीक हुआ था और आज उसका रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, विद रेफरेंस टू कन्नडी पाया रिसेंटली सीन इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला है इट इज फर्स्ट ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम केरला टू रिसीव जीआई टैग, फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, इट इज मेड फ्रॉम इनर लेयर्स ऑफ रीड बैम्बू, particularly a species called Tinostachium veti। ठीक है, तो ये है कन्नडी पाया के संदर्भ में ये पूछा गया है, रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 nor 2। ठीक है, देखिए चलो तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। देखो आपने क्या करना है कि आप जब क्वेश्चन पूरा पढ़ लें तो उसके बाद आप इस वीडियो को पॉज कर दें और देन वी कैन कम टू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। अब देखो कन्नडी पाया, इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है और फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बना या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बना केरला से
जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट फ्रॉम केरला टू गेन जीआई टैग इंडिकेशन। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा है कि ये सॉफ्ट इनर लेयर ऑफ रीड बैम्बू से बनता है, जिसे टिनोस्टिशियम वेटी कहा जाता है। ये बैम्बू की एक वैरायटी है, यह जो स्पीशीज है जो सिर्फ केरला में ही पाई जाती है। तो इसीलिए ये दोनों ही ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो इन दिस केस योर आंसर विल बी सी। ठीक है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ठीक है, चल, तो इन दिस केस आंसर विल बी बोथ 1 and 2 करेक्ट। चल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीआई इंडिकेशन टैग्स इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जीआई टैग्स आर गवर्न्ड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तमिलनाडु हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं आपकी, और इसमें जीआई टैग से संबंधित दो कथन दिए गए हैं, तो ये आपको देखना है। Which of the statement given above is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखो पहली बात तो जीआई टैग्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो दे आर एडमिनिस्टर्ड अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। सो दिस मेक्स फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो यहां पर दिया है आप देखें तो इसमें दिया है, दूसरे स्टेटमेंट में दिया कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट्स इन इंडिया आर फ्रॉम तमिलनाडु। तो ये दिए दूसरी स्टेटमेंट, लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? उसके पीछे का रीजन देखो, क्योंकि उत्तर प्रदेश है जहां से सबसे ज्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, ना कि तमिलनाडु। अब तक जो स्टेटस है तो उसमें यूपी इज लीडिंग, नॉट तमिलनाडु। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आपका आंसर इसमें क्या आएगा, ओनली 1। ठीक है, चल नेक्स्ट पे आते हैं। With reference to recently GI tag products from Tamil Nadu, consider the following statements। ठीक है, पहला, कुंभकोनम बीटल लीफ इज हार्वेस्टेड मोर फ्रीक्वेंटली देन बीटल लीव्स इन मोस्ट अदर रीजन्स। तो ये भी एक जीआई टैग प्रोडक्ट है ऑब्वियसली, कुंभकोनम बीटल लीफ। तो इसके बारे में कि ये फ्रीक्वेंटली इसको हार्वेस्ट किया जाता है देन बीटल लीव्स इन मोस्ट अदर रीजन। जैसे बीटल लीव्स को जो उगाया जाता है उसके मुकाबले इसका साइकिल छोटा है, ये कह रहा है। दूसरा, द थोबलाई फ्लावर गार्लैंड इज नोटेड फॉर इट्स रिजेम्बलेंस टू इंट्रिकेटली वोवन टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो अब ये भी एक और प्रोडक्ट है जीआई प्रोडक्ट तमिलनाडु से। तो इसके बारे में आपको बताना है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। तो तीसरा क्वेश्चन ये, देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। एक बार देख लो ध्यान से क्वेश्चन। चल देखो, पहली स्टेटमेंट कुंभकोनम बीटल लीफ के बारे में, और कुंभकोनम बीटल लीफ इसका साइकिल छोटा है, ये 15 से 18 दिन के अंदर ही इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है कंपेयर टू अदर बीटल लीफ जिनका 30 दिन का साइकिल होता है। ठीक है, और दूसरे रीजन्स में। उसके अलावा दूसरा, थोबलाई फ्लावर गार्लैंड जो है ना, ये बनाया जाता है कि जैसे मैट और टेक्सटाइल्स की जैसी शेप उसको दे दी जाती है, और ये अपने आप में एक नायाब स्किल है जो तमिलनाडु में जो ट्राइबल लोगों के द्वारा जो की जाती है। तो बेसिकली फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, विच मेक्स योर स्टेट आंसर इज सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से एक और जीआई टैग से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीआई टैग्स इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट, जीआई टैग्स इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑथराइज्ड यूज बाय अदर्स नॉट बिलोंगिंग टू द रीजन्स ऑफ ओरिजिन। Second, the first product from Tamil Nadu to receive GI tag was Kanjivaram silk sarees। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, जीआई टैग्स ये इंश्योर करते हैं कि कोई और उसी रीजन का जो है अनऑथराइज तरीके से उसको यूज तो नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम देखें तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम तमिलनाडु जो था जिसको जीआई टैग मिला, तो वो क्या था, कांजीवरम सिल्क। तो इसका अब आंसर देखते हैं। तो इसमें भी वही पूछा है, 1 2 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, या बोथ 1 2 करेक्ट, या नीदर 1 नॉट 2 करेक्ट। ठीक है, तो देखें आंसर। तो देखो, पहला
हाँ, जीआई टैग एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ प्रोडक्ट्स बाय दोज आउटसाइड द ज्योग्राफिकल रीजन। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के बाहर अगर कोई व्यक्ति उसी प्रोडक्ट को बनाकर बेच रहा है या उसके जैसा ही कुछ बेचा जा रहा है तो उसको इलीगल करार देता है और इसको लीगल प्रोटेक्शन देता है ओरिजिनल प्रोडक्ट को, ओरिजिनल रीजन से जो ताल्लुक रखता है। दूसरी तरफ कांजीवरम सिल्क, हाँ बिल्कुल पहला प्रोडक्ट था तमिलनाडु से जिसको जीआई टैग इंडिकेशन मिला था। तो आप ये ध्यान रखें, तो एक यहां पे आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम तमिलनाडु टू गेन जीआई टैग वाज कांजीवरम सिल्क साड़ीज। फर्स्ट पहचान भी है, मतलब आप तमिलनाडु जाए, चेन्नई जाए तो बहुत सारी शॉप्स आपको मिलेंगी जो कांजीवरम सिल्क साड़ीज बेचते हुए, ठीक है। तो बहुत फेमस प्रोडक्ट है ये तमिलनाडु का। और दूसरा कि हाँ ये प्रोटेक्शन भी इंश्योर करता है, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अब अगला सवाल है गीत गावई से रिलेटेड। गीत गावई रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इट इज ट्रेडिशनल भोजपुरी म्यूजिकल परफॉर्मेंस प्राइमरली परफॉर्म बाय मेन। गीत गावई एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है जिसे मेल्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। It has been inscribed in UNESCO representative list of intangible cultural heritage of humanity. It is traditionally performed during post-wedding rituals. It has roots in cultural practices of Indian indentured laborers brought to Mauritius. So 1 and 3 only, 2 and 4 only, 2, 3, 4 या 1, 2 and 4, ठीक है। बहुत न्यूज में रहा है गीत गावई, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, आप एक बार देख लें फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो देखे, देखो पहला स्टेटमेंट गीत गावई महिलाएं परफॉर्म करती है, मेल्स नहीं, ठीक है। वेडिंग इत्यादि के मौके पर महिलाएं परफॉर्म करती है, मेल नहीं परफॉर्म करते, तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरा, हाँ इसको 2016 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया था, तो दैट्स व्हाई दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। इसमें डेट नहीं लिखी लेकिन यहां पे हम डेट बता देते हैं आपको कि 2016 में ये यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया था, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में, ठीक है। तो चलो, और ये वाली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मेल्स नहीं फीमेल्स महिलाएं परफॉर्म करती हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि प्री वेडिंग सेरेमनी में इसको, मतलब जो शादी से पहले वाली सेरेमनी में ये गीत गावई होती है परंपरा, बाद में नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड इज करेक्ट। और चौथा देखो ठीक है। अब मेनली इसको हाईलाइट कैसे हुआ, ये जो इंडियन लोग खास तौर पे बिहार में भोजपुर रीजन से माइग्रेट करके ब्रिटिश पीरियड में इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे, ये जिसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर कहते हैं, उस समय पर जब विदेशों में जाके बस गए थे जैसे मॉरिशियस इत्यादि अलग अलग देशों में, तो वहां पर यह परंपरा है गीत गावई, ठीक है। इट हैज कनेक्शन विद इंडिया, तो इसी वजह से तो ये वाला पॉइंट ठीक है। इंडेंचर्ड लेबर जो थे वो इस आर्ट को मॉरिशियस तक भी ले गए, मतलब इस परंपरा को, ठीक है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट। तो यानी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। चल नेक्स्ट इज पंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2025 recently held in Arunachal Pradesh, highlighted which of the following key features? First, it marks 75th anniversary of World War II's conclusion. Visitors were allowed to cross into Myanmar without passport during this festival. Jairampur Cemetery featured during the event is India's largest World War II cemetery. It included participation from a delegation of 100 members from China. देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग से भी लगाए ना तो वैसे ही हो जाएगा। पहली बात तो पंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, पहली स्टेटमेंट कह रहे 75वीं एनिवर्सरी हुई है। अब देखो वर्ल्ड वॉर 2 जो है, अगर आप देखें तो उससे खत्म हुए 1945 में खत्म हो गया था वर्ल्ड वॉर, तो इस साल तो 80 साल पूरे हो गए ना, तो पहली स्टेटमेंट कैसे ठीक हो सकती है? 75th एनिवर्सरी नहीं, ऑब्वियसली 80th एनिवर्सरी है वर्ल्ड वॉर 2 के कंक्लूजन की, ठीक है। तो ये गलत। दूसरा, इसमें अगर आपने ये न्यूज आर्टिकल पढ़ा था तो इसमें पासपोर्ट फ्री एंट्री म्यांमार में अलाउ की गई थी ताकि कल्चरल एक्सचेंज बढ़ सके, तो ये बिल्कुल ठीक है। जयरामपुर सिमेंट्री जो है, इसमें ये लार्जेस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिमेंट्री है इंडिया में, आप ये कह सकते हो डिस्कवर्ड इन 1990, तो ये भी ठीक है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड वॉर 2 के जो मृतक थे उनको दफनाया गया था, ये सबसे बड़ी ऐसी जगह है जयरामपुर सिमेंट्री, ठीक है। तो ये भी इसमें
दिखाई गई थी या इसको भी फीचर किया गया था। उसके अलावा एक डेलीगेशन ने भी इसमें अटेंड किया था जिसमें 100 से ज्यादा मेंबर थे, वो म्यांमार से था ना कि चाइना से, तो चाइना का कोई रोल नहीं था इसमें, तो दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, यानी कि आपका ऑप्शन बी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। With reference to recently concluded Republic Day Parade 2025, 2025 की रिपब्लिक डे परेड, consider the following statement. The theme for Republic Day was स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो ये पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये थीम थी, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। दूसरा, ओनली स्टेट एंड यूटी टैब्ल्यू वर फीचर्ड इन परेड ऑन कर्तव्य पथ, सिर्फ स्टेट्स और यूटीज की टैब्ल्यू लगाए गए थे। Even 11 union ministries and government department also participated with their tableaus. Event aimed to engage a global audience by highlighting India's unity in diversity and developmental journey. ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट है। देखो, पहला थीम के बारे में पहला स्टेटमेंट, तो क्या ये थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास? हाँ, बिल्कुल यही थीम थी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, ओनली स्टेट एंड यूटीज टैब्ल्यू वर फीचर्ड। ठीक है, अब दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट पता क्या कह रही है? टैब्ल्यूज वो होती है, वो झांकियां जो आप देखते हैं रिपब्लिक डे परेड पर, तो टैब्ल्यूज जो है वो उसमें कर्तव्य पथ पर जो थे स्टेट्स के भी थे, यूटीज के भी थे और 11 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के भी थे। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सिर्फ स्टेट्स और यूटीज के थे, और दूसरी कह रही है 11 यूनियन मिनिस्ट्रीज के भी थे। तो दोनों जो इसमें पहली वाली जो है ना, ये वाली स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर 11 मिनिस्ट्रीज को इग्नोर किया गया, लेकिन दूसरी वाली कह रही है 11 यूनियन मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इवेंट जो है इसके अंदर ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज किया गया था बाय हाईलाइटिंग इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंटल जर्नी, तो ये भी ठीक है। यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, यानी फर्स्ट थर्ड फोर्थ है कोई ऑप्शन? हाँ बिल्कुल ठीक है, ए। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, NMCM, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, पहला, NMCM एम्स टू मैप एंड डॉक्यूमेंट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडिंग विलेज लेवल ट्रेडिशंस एंड आर्टिसन क्राफ्ट। ठीक है, थांगजाव विलेज इन मणिपुर इज, मतलब ठीक है क्या मतलब, हमने ये कंसीडर कर ली पहली स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा, थांगजाव विलेज इन मणिपुर इज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल वीविंग लेड बाय पद्मश्री अवार्डी नीलमणि देवी। ठीक है, दूसरा, थर्ड जो है वो तो मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव अंडर NMCM हैज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड ओवर 4.5 लाख विलेजेस इन इंडिया। और चौथा, NMCM प्रमोट्स कल्चरल प्रैक्टिसेस एज टूल फॉर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। तो ये 4 स्टेटमेंट दी है। ठीक है, किससे जुड़ी हुई है? नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, ठीक है, जो रिसेंटली न्यूज में था। तो देख लो एक बार क्वेश्चन, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। चलो देखिए, अब देखते हैं। देखो, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग डॉक्यूमेंट्स हेरिटेज, स्पेशली रूरल आर्ट्स, ग्रामीण आर्ट और ट्रेडिशंस को ये उसमें जोड़ते हैं कि कहां कहां किस रीजन में कौन कौन से लोकल विलेज आर्ट जो है वो चलती है और ट्रेडिशन उनकी मैपिंग कर रही है, ये कहां पे कौन से हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, थांगजाव इज फेमस फॉर नॉट फॉर वीविंग बट फॉर इट्स पॉटरी ट्रेडिशन। अब जो थांगजाव एक जगह है जो न्यूज में, थांगजाव विलेज मणिपुर का, कहते हैं कि यहां से नीलमणि देवी आती हैं, लेकिन वो एक मास्टर पॉटर है, कोई वीवर नहीं है, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी महारत है, ना कि वो वीवर है। तो इसीलिए ये हो गया रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड, मेरा गांव मेरी धरोहर, ये ध्यान रखना, ये इनिशिएटिव है, इसने 4.5 लाख विलेजेस की डॉक्यूमेंटिंग कर ली है, वहां के लोकल ट्रेडिशंस और वहां के जो भी रूरल आर्ट्स है उनकी, जो उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। और चौथा, NMCM का मकसद है कि कल्चर विद डेवलपमेंट उसको लिंक करे, तो बिल्कुल ठीक है, फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, तो ये भी ठीक है। यानी कि गलत क्या हुआ, सिर्फ यहां गलती हुई जहां थांगजाव विलेज से नीलमणि देवी के बारे में बोला गया कि वो ट्रेडिशनल वीविंग में इन्वॉल्व है, बट शी इज इन्वॉल्व इन
पॉटरी, ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन वो बनाती है ना कि, तो यानी फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। तो आपका आंसर क्या आएगा? वन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024, कुरुक्षेत्र में हुआ रिसेंटली, ठीक है, तो 2024 का इंटरनेशनल गीता महोत्सव। तो 2024 एडिशन वाज इनॉग्रेटेड एट हिस्टोरिक ब्रह्म सरोवर बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। सेकेंड, उत्तर प्रदेश वाज पार्टनर स्टेट एंड श्रीलंका वाज द पार्टनर कंट्री फॉर दिस एडिशन। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो एक बार क्वेश्चन और न्यूज को याद करो, इंटरनेशनल गीता महोत्सव। चल अब देखते हैं आंसर। देखो पहला, हाँ, जब ये इवेंट हुआ तो हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी जी ने इसका उद्घाटन किया ब्रह्म सरोवर पे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि जो यहां पे पार्टनर कंट्री था वो तंजानिया था और उत्तर प्रदेश नहीं था पार्टनर स्टेट, बल्कि उड़ीसा पार्टनर स्टेट था। तो उत्तर प्रदेश की जगह उड़ीसा पार्टनर स्टेट और श्रीलंका की जगह तंजानिया पार्टनर कंट्री था। तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहले ठीक है, इसलिए हम इसको वन ओनली दे देते हैं। ठीक है, विद रेफरेंस टू रिसेंटली कंक्लूडेड मीगोंग फेस्टिवल 2024 इन मेघालय। मीगोंग याद रखना, ठीक है। द थीम ऑफ फेस्टिवल वाज इकोज ऑफ ट्रेडिशंस हाइलाइटिंग द स्टेट्स कल्चरल लीगेसी। फेस्टिवल prominently celebrated the heritage, attire and customs of Garo tribe. मेघालय की गैरो खसी जयंतिया टाइप तो हम जानते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ठीक है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या नीदर वन नॉट टू। देख लो एक बार क्वेश्चन को, देखे, चलो आंसर देखते हैं। देखो मीगोंग फेस्टिवल बिल्कुल सही थीम दी गई है, इकोज ऑफ ट्रेडिशंस करेक्ट थीम है यहां पर, ठीक है। दूसरा, इसमें गैरो ट्राइब से संबंधित बेसिकली फेस्टिवल जो है ये गैरो ट्राइब पर ज्यादा फोकस करता है। उनके ट्रेडिशनल कपड़े, अटायर वो पहनते हैं, जैसा म्यूजिक वो उनका लोकल है, फूड, गेम्स, क्राफ्ट, तो बेसिकली गैरो ट्राइब से ही संबंधित है। दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है, ठीक है। तो मीगोंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू गैरो ट्राइब ऑफ मेघालय एंड उसकी जो थीम थी इस बात की, इकोज ऑफ ट्रेडिशंस, ठीक है। नेक्स्ट, with reference to 8th International Ancient Art Festival and Symposium held in November 2024, consider the following statements. The theme of exhibition was metaphysical, symbolic and healing themes in visual arts, which explored spiritual and healing aspects through visual representation. The event was organized by Indira Gandhi National Center for Arts in collaboration with Rays of Wisdom Society and was supported by the Ministry of Culture. ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी इसमें से ठीक है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन, फिर चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। चले सॉल्यूशन पर। ये देखो, तो इसमें जो थीम थी वो बिल्कुल सही है, मेटाफिजिकल, सिंबॉलिक एंड हीलिंग थीम्स इन विजुअल आर्ट्स, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, इसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था विद रेज ऑफ विजडम सोसाइटी एंड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर सारा सही दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, यानी बोथ करेक्ट, आपका 1 एंड 2 आ गया। तो ध्यान रखना, एक तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स ने इसको 8th इंटरनेशनल एशियन आर्ट फेस्टिवल एंड सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज किया है। ऊपर से साथ में है रेज ऑफ विजडम सोसाइटी और एंड ऑल्सो वाज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। 3 ऑर्गेनाइजेशन हो गई इसमें। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीसेंट यूनेस्को रिकॉग्निशंस रिलेटेड टू इंडियन लिटरेरी हेरिटेज। ठीक है, यूनेस्को ने कुछ रिकॉग्निशंस अभी किए तो उससे रिलेटेड है। पहला, कोजाई कोड वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को एंड टाइटल वाज सिक्योर्ड विद द एफर्ट्स ऑफ केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सिटीज मेयर, ठीक है जी। दूसरा, रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहारदयालोक लोकाना are the first Indian literary works to be inscribed in UNESCO Memory of the World Committee for Asia and Pacific region, registered since its inception in 2004. तो आपको बताना है only one statement is correct, only statement 1 is correct, only statement 2 correct, both 1 and 2 correct, neither 1 nor 2 correct, ठीक है।
चलो देखें आंसर। देखो बिल्कुल ठीक है, यूनेस्को ने कोजाइकोड को अभी फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया है इन ऑन 23 जून 2024। ये डेट ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर भारत से कौन सी बनी है, वो कोजाइकोड। और इसमें ये जो इनिशिएटिव था वो मेयर जो थे केरला के, आप ये कह लो कि उनका था केरला, और जो सिटी मेयर थे कोजाइकोड के, सॉरी, वो उनका, और केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों की वजह से पॉसिबल हुआ। ठीक है। दूसरा, 10th मीटिंग जो यूनेस्को की हुई मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसके अंदर 3 जो हैं ऐसे लिटरेरी वर्क्स उनको चुना गया जो हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सह्याद्री लोकाना। ये वो 3 लिटरेरी वर्क्स हैं जिन्हें यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है, जब से वो बनी है 2004 से। ठीक है, तो यानी कि आपका बोथ 1 and 2 शुड बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विद रेफरेंस टू रीसेंट नेमिंग ऑफ पोर्ट ब्लेयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये है आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, सिटी ऑफ पोर्ट ब्लेयर इज बीइंग रीनेम्ड एज श्री विजयापुरम to honor the island's role in India's freedom struggle. Statement 2, original name Port Blair was derived from Archibald Blair, a naval surveyor who first conducted a systematic survey of Andaman Island. Which of the above statement is correct? 1, 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. देखें, तो ये रीनेमिंग से जुड़ा हुआ है पोर्ट ब्लेयर की, तो देख लेते हैं आंसर। आंसर इज बोथ करेक्ट। बिल्कुल, जो नया नाम है पोर्ट ब्लेयर का वो है श्री विजयापुरम। तो ध्यान रखना, पोर्ट ब्लेयर ऑफ अंडमान इज रीनेम्ड एज श्री विजयापुरम, नया नाम ये है। और दूसरा, पोर्ट ब्लेयर का ओरिजिनल नाम आर्किबाल्ड ब्लेयर के नाम से था, जो नेवल सर्वेयर और लेफ्टिनेंट थे बॉम्बे मरीन के ब्रिटिश एरा में। ठीक है, तो उनके नाम से अंडमान आइलैंड में पोर्ट ब्लेयर का नाम पड़ा था। तो ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। Consider the following regarding the cultural property agreement signed between India and US in July 2024. पहला क्या कहता है? Agreement seeks to curb the illicit trafficking of antiques and is aligned with the 1970 UNESCO Convention on Cultural Property. दूसरा, it mandates return of any forfeited archaeological or ethnological items dating from 1.7 million years ago to 1947 that are listed in designated list. So which of the above is are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Cultural property agreement between India and US in July 2024. चल देखते हैं। देखो, पॉइंट 1 बिल्कुल ठीक है। 1970 में जो यूनेस्को कन्वेंशन के जो धाराएं थी उसके तहत ये इलिसिट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इंश्योर करता है। तो बेसिकली ये जो अग्रीमेंट है इसके तहत 1970 में के बाद से कि जो भी चीजें इलीगली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गई या फिर ट्रांसफर की गई तो उनको, उनके ऊपर जो है एक तरीके से रोक लगाता है। दूसरा, या उस पर कंट्रोल रखता है। उसके अलावा इसके अनुसार 1.7 मिलियन ईयर अगो से लेकर 1947 तक के बीच में जो भी चीजें बनी उन सबको वापस करने की बात है। तो आप समझ सकते हो यूएसए ने ऐसी बहुत सारी चीजें जो भारत की थी वो वापस करने का जो है वो वादा किया है। जो भी 1947 तक जो ऐसी चीजें जो भारत से ले जाई गई थी, क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल था यहाँ पे, तो बहुत सारे यूरोपियन लोग जो हैं वो यहां से बहुत सारी चीजें ले गए। तो यूएस गवर्नमेंट सामने आकर के इन सब चीजों को रिटर्न करने के लिए तैयार हो गई है। तो दैट्स व्हाई योर आंसर बिकम्स बोथ 1 and 2। ठीक है, पर ये किसके तहत हुआ है? कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट के तहत हुआ है, जो जुलाई 2024 में इंडिया और यूएस के बीच में हो। ठीक है, और ये 1970 की यूनेस्को कन्वेंशन की वजह से है। Which of the following is are correct regarding Vishnupad temple in Gaya, Bihar recently mentioned in 2024 union budget for proposed corridor project? अब ये 2025 का नहीं, 2024 का जो यूनियन बजट था उससे सवाल है कि उसमें विष्णुपद टेम्पल के बारे में जिक्र था। तो इट इज लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ फल्गु रिवर इन बिहार एंड इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। द टेम्पल वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड इन 12th century but was renovated by Queen Ahilya Bai Holkar in 18th century.
इट होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द पितृपक्ष पीरियड व्हेन डिवोटीज परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स। ठीक है, देखो एक बार आप तीनों स्टेटमेंट्स देख लो। विष्णुपद टेम्पल के संदर्भ में गया बिहार में, ठीक है, मेंशन कहां था? 2024 की बजट स्पीच में इसका जिक्र था। चलो देखें, पहला बिल्कुल ठीक है, विष्णुपद टेम्पल बिहार में है, फाल्गु रिवर के तट पर, और भगवान विष्णु को समर्पित है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये टेम्पल 1787 में बनाया गया था बाय अहिल्याबाई होलकर ऑफ अहमदनगर, नॉट इन 12th सेंचुरी। ठीक है, तो ध्यान रखना 18th सेंचुरी में बना था, ना कि 12th सेंचुरी में, तो ये तो गलत है। अहिल्याबाई होलकर वैसे भी अगर आपको उनके बारे में पता है तो फिर तो इसमें इन्होंने बोला कि टेम्पल वाज बिल्ट इन 1787, ओरिजिनल तो ये है। ठीक है, इन्होंने कहा कि 12th सेंचुरी में बना था, अहिल्याबाई देवी ने उसे रेनोवेट किया, नहीं, ये बनाया ही अहिल्याबाई के द्वारा गया था। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है, तो पहला करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है। तीसरा, अगर आप देखें तो टेम्पल इज ऑफ हायर रिलीजियस इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग पितृपक्ष व्हेन पीपल परफॉर्म देयर एंसेस्ट्रल रिचुअल, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस पितृपक्ष के दौरान होती है, जब आपने आप ये कह लो पूर्वजों को लोग जो है आप ये कह लीजिए उनका एक सम्मान करते हैं, या आप उनको लेकर जो है वो अपना पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय के तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसकी ये इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई 1 इज करेक्ट, 3rd इज करेक्ट। सेकंड में थोड़ी सी ट्रिक दे दी है उन्होंने, वरना सेकंड भी करेक्ट होता अगर सिर्फ अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया लिखा होता इसमें। ठीक है, तो 1 and 3 करेक्ट। With reference to Project Udbhav, recently announced by Indian Army Chief, which of the following statement is correct? तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इट इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यूएसआई। द प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल इंडियन स्ट्रेटेजिक thought with modern military practices to make the force future ready. Third, it excludes the study of ancient texts like Mahabharata and Vedas. ठीक है, देखो प्रोजेक्ट उद्भव इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, तो ये ध्यान रखना, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन और इंडियन आर्मी का जॉइंट इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट उद्भव। दूसरा, इसमें इंडियन ट्रेडिशनल जो स्ट्रैटेजीज थी वॉरफेयर की, उनको मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस में इंटीग्रेट करने के लिए और उसको फ्यूचर रेडी बनाने के लिए ये जॉइंट इनिशिएटिव है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जो टेक्निक्स यूज की गई थी वेदों में और महाभारत में, उन सब की पढ़ाई भी इसमें इन्वॉल्व है। मतलब स्टडी ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट लाइक महाभारत एंड वेदा, जिसके जरिए उसमें जो टेक्निक्स यूज की गई थी उनको भी यूज करने का प्लान है, तो ये है इसमें। लेकिन ये कह रहा है एक्सक्लूड, यहां पे आप देखोगे तो ये एक्सक्लूड कह रहा है, इसी वजह से ये हो गया गलत। ये ठीक है, ये ठीक है, आंसर आ गया आपका 1 and 2 ओनली। Which of the following ancient text is primarily focused on statecraft and strategic thought and is studied under Project Udbhav? तो इनमें से कौन सा है एंशिएंट टेक्स्ट जिसको प्रोजेक्ट उद्भव के तहत जिसको पढ़ा जाएगा, और इसमें स्टेटक्राफ्ट भी है, स्ट्रेटेजिक थॉट भी है, तो ये कौन सा? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, रामायण या भागवत गीता? ठीक है, तो आंसर देखें, आंसर इज अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। ठीक है, तो अर्थशास्त्र है जो जाना ही जाता है स्टेटक्राफ्ट और स्ट्रेटेजिक थॉट के लिए, उसको भी गहन तरीके से प्रोजेक्ट उद्भव के अंडर पढ़ा जाएगा और उसमें लिखे हुए तरीकों को इस्तेमाल किया जाएगा मिलिट्री वॉरफेयर को बनाते, और मतलब उसकी प्लान और स्ट्रेटजीज बनाते। ठीक है, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ कच्छ अजरक which was recently granted a geographical indication tag, consider the following। अब फिर से एक जीआई टैग से जुड़ा हुआ सवाल है कि भाई जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ कच्छ अजरक है, इससे जुड़े हुए पहला स्टेटमेंट है, इट इज टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस बाय आर्टिसंस इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, पहला। दूसरा, जीआई सर्टिफिकेट इज इशूड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, CGPDTM। थर्ड, क्राफ्ट इन्वॉल्व्स वुड कार्विंग्स एंड एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स, तो ये पर्टिकुलर इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए
Which of the above is are correct? One and two, only 1 and 3, only 2 and 3 या all of the above? ठीक है, चलो देखें। देखो, अजरक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल प्रिंटिंग आर्ट है जो गुजरात के कच्छ रीजन से ताल्लुक रखती है, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा, जीआई सर्टिफिकेट सीजीपीडी पीडीटीएम के द्वारा दिया गया जाता है, मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, कच्छ अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग है, ठीक है, वो ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक है जो यूज की जाती है नेचुरल डाइज के जरिए, ठीक है। तो यहां पर क्राफ्ट इन्वॉल्व वुड कार्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी, तो इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग होती है डाइज के जरिए, ना कि कोई वुड कार्विंग या एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है वो, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसीलिए 1 and 2 आर करेक्ट, आपका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई वाज पदाबुला गट्टा रिसेंटली इन न्यूज, ठीक है। तो क्यों थी पदाबुला गट्टा, मतलब ये क्या है? पहली बात तो इट वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट फॉसिल पार्क इन साउथ इंडिया। इट गेन्ड ऑफिशियल रिकॉग्निशन एज तेलंगाना's only geoheritage site. It was listed as UNESCO World Heritage Site. It was discovered to be the site of oldest Indus Valley settlement. तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपके, देख लो एक बार। पदाबुला गट्टा जो न्यूज में था वो इन चारों में से किससे जुड़ा है? ठीक है, देखें, चलो देखो, ये तेलंगाना की अकेली जियो हेरिटेज साइट का इसको दर्जा प्राप्त हुआ अभी, ठीक है। इट गेन्ड ऑफिशियल रिकॉग्निशन एज तेलंगाना's ओनली जियो हेरिटेज साइट, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, पदाबुला गट्टा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो चलते हैं जी। Which of the following correctly describes the feature of Pandavula Ghatta? एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ, recently seen in news. It contains rock art and animals like bison, leopard, and antelope. Second, the pigments used in painting include green, red, yellow, and white. Site shows no evidence of Mesolithic period habitation. Pandavula Ghatta, इसको जैसा अभी मैंने बताया था, तेलंगाना की अकेली जियो हेरिटेज साइट है, अब इसको दर्जा मिला है, ठीक है। तो कहां पर है? जयशंकर भूपलपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। तो देखें, अब देख लो एक बार इसको, इसके बारे में फीचर्स भी आपको थोड़े से जो है ना वो ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन इनफ नहीं होगी कि आपने सिर्फ ये जान लिया कि इसको जियो हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, तो वो इनफ नहीं रहेगा। तो देखें क्या है, चल पहला देखो, इसके अंदर रॉक आर्ट है, एनिमल, बाइसन, लेपर्ड, एंटीलोप इसमें दर्शाए गए हैं, तो पेंटिंग आर्ट है ये बिल्कुल, ठीक है। और मल्टी कलर पिगमेंट्स का इसमें इस्तेमाल है। साइट में मिजोलिथिक मेडिवल पीरियड के एविडेंसेस नहीं हैं, ठीक है, तो नहीं है। और अगर आप देखें कलर इसके अंदर ग्रीन, रेड, येलो, ऑकरे इस्तेमाल देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड का, ठीक है, पिगमेंट यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन मिजोलिथिक पीरियड के एविडेंस नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। मिजोलिथिक से मेडिवल पीरियड के कोई एविडेंस इसमें नहीं है, तो यानी कि आपका 1 and 2 करेक्ट। Why was Kochrab Ashram recently in the news? It was declared a UNESCO World Heritage Site. It was the site of major archaeological discovery. It was redeveloped and inaugurated by PM on the 94th anniversary of Dandi March. It has been renamed as Gandhi Peace and Khadi Center. किस लिए न्यूज में था? कोचरब आश्रम, ठीक है। तो देखें, आंसर इज, देखो बिल्कुल सही है। It was redeveloped and inaugurated by PM on 94th anniversary of Dandi March, ठीक है। तो कोचरब आश्रम, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं आपको। देखो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, ये अहमदाबाद गुजरात में ये आश्रम, और 94th एनिवर्सरी ऑफ दांडी मार्च के अवसर पर ये कोचरब आश्रम, इसका एक तरीके से री इनॉग्रेशन किया गया है। तो हिस्टोरिक रेलेवेंस है गांधीयन फिलॉसफी से जुड़ी हुई इसकी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। Which of the following correctly describe the historical significance of Kochrab Ashram? अब इसमें आपको थोड़ा और ज्यादा पता चल जाएगा। It was the first ashram established by Mahatma Gandhi in India. It was located in Ahmedabad and donated by Jeevan Lal Desai. It was the starting point of salt satyagraha.
इट प्रोमोटेड वैल्यूज ऑफ सेल्फ रिलायंस, खादी एंड कम्युनल लिविंग। ठीक है, 1, 2 एंड 4 ओनली, 1, 2, 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से देखो, कोचरब आश्रम से डिटेल हम इसमें इस क्वेश्चन के जरिए पूरा डिस्कस कर लें। चलो देखते हैं आंसर। देखो, पहली चीज तो कोचरब आश्रम गांधी जी का पहला आश्रम था भारत में, ठीक है, और इसे जीवनलाल देसाई ने डोनेट किया था, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अ सेंटर फॉर सेल्फ रिलायंस, खादी प्रमोशन एंड कम्युनिटी सर्विस, तो ठीक है। दूसरा तो यानी पहला स्टेटमेंट ठीक है, महात्मा गांधी जी का पहला आश्रम था। दूसरा, जीवनलाल देसाई जी ने डोनेट किया था अहमदाबाद में, ठीक है। ठीक है, यहां पर तीसरा पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है। दांडी मार्च जो है वो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, कोचरब आश्रम से नहीं, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन पहला आश्रम कोचरब आश्रम था गांधी जी का, और सेल्फ रिलायंस, खादी और कम्युनल लिविंग इसके जरिए ऑब्वियसली गांधी से जुड़ा है तो प्रमोट होता ही है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, नॉट 3। तीसरा वाला स्टेटमेंट तो वैसे भी कोई बता सकता है कि सॉल्ट सत्याग्रह से तो जी साबरमती आश्रम जुड़ा हुआ है, ठीक है, वैसे भी इसको स्टैटिक भी अगर आपको पता है तो। Why was Gorsampura festival recently in the news? It is declared as UNESCO Intangible Cultural Heritage. Festival concluded in Zemithang Valley and featured collaboration between local and Indian Army units. Government announced its relocation to Tawang for security reasons. It was merged with Sangai Festival in Manipur to promote Pan Northeast Unity. ठीक है, तो ये 4 जो है आपके पास ऑप्शंस देखें एक बार। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे, या पढ़ा होगा तभी। ठीक है, देखो पहले बात देख लेते हैं। ये फेस्टिवल अभी जेमिथांग वैली में फिनिश हुआ, कंक्लूड हुआ, और इसमें लोकल्स और इंडियन आर्मी यूनिट्स ने भी कोलैबोरेट किया इसको मनाने के लिए। गोरसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जेमिथांग वैली, अरुणाचल प्रदेश में, और 10 मार्च को खत्म हुआ। ये जेमिथांग कम्युनिटी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी सबके एक तरीके से कम्युनिटी टाइज की वजह से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो गोरसामपुरा फेस्टिवल यानी आपका आंसर आ जाएगा बी। Which of the following statement about the Gorsampura festival is correct? It is centered around 17th century Gorsam Chotan Stupa. Festival includes prayer at Khinzemen holy tree believed to be planted by the 14th Dalai Lama. Festival is held in Tawang Valley every year. Zemithang Valley, where the festival is celebrated, is part of Vibrant Village program. 1 and 2, 1, 2 and 4, 2 and 3, all of the above. ठीक है, देखें एक बार। चलो देखो, 1, 2 एंड 4 करेक्ट। देखो इसमें पहला ठीक है, 13वीं शताब्दी के गोरजाम चोटन स्तूपा के आसपास ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, बिल्कुल ठीक है, वहीं से तो नाम आया है। उसके अलावा इसमें एक खिंजमेन होली ट्री है, उसके आसपास पूजा की जाती है। इसको 14 दलाई लामा ने जो इस पेड़ को लगाया था, बिल्कुल ठीक है। तवांग वैली में नहीं होता, अभी तो हमने पढ़ा, तवांग वैली में नहीं, जेमिथांग वैली में होता है अरुणाचल प्रदेश की, तो इसीलिए ये तो गलत है ही। ठीक है, जेमिथांग वैली वेयर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इज पार्ट ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हिस्सा है ये, तो इसी वजह से तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट। Next, recently 2 traditional Indian art forms were in news for receiving GI tag. Consider the following about them. ठीक है, first, रूप तराक्षी is a traditional silver filigree craft of Cuttack, Odisha, dating back to 12th century. Majuli masks are ritualistic theatre masks from Assam River island of Majuli, made using the material like bamboo, clay, and dung. Both art forms are exclusively used in religious rituals and do not serve any decorative or artistic purpose. ठीक है, चल देखो देखो रूप तराक्षी अगर देखो तो आप करेक्ट है बिल्कुल। हिस्टोरिक सिल्वर फिलग्री आर्ट है कटक उड़ीसा की। कहते मुगलों ने भी इसको पेट्रनेज दिया था और बढ़ावा दिया था, 12वीं शताब्दी में इसका ओरिजिन था, लेकिन बाद में मुगलों ने भी इसको बढ़ावा दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ठीक है, रूप तराक्षी। दूसरा, मजूली मास्क, ये जो मास्क हैं ये मजूली डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं असम के,
अब ये जो मजूली जो कहते हैं कि एक आइलैंड जैसा है, बन गया ब्रह्मपुत्र रिवर, इसको पूरा सर्ग आसपास जो है वो घूम जाती है उसके, तो इसलिए से ये पूरा मजूली बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है। और वहां पर जो ये मजूली मास्क है ये बैम्बू से, काव डंग से और क्ले से बनाए जाते हैं। और न्यू वैष्णवाइट जो भुनाज है बेसिकली ट्रेडिशनल थिएटर, उसमें इसका इस्तेमाल होता है इन मजूली मास्क का। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी एक और चीज है। न्यू वैष्णवाइट भानोज, ये जो है ये आप ये कह सकते हो कि ये एक थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन होती है, उसके अंदर इन मास्क का प्रयोग होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपके लिए। साथ ही इसमें ये दोनों ही चीजें ना सिर्फ रिलीजियस पर्पज से ही नहीं, डेकोरेटिव और आर्टिस्टिक पर्पज से भी यूज होती है, तो इसलिए ये हो गया गलत। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव ही क्वेश्चन था, 1 और 2 करेक्ट इसमें। ठीक है, चल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिसेंटली जीआई टैग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स एंड देयर एसोसिएट रीजन ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इज करेक्टली मैच्ड। अब यहां पर कुछ दिया हुआ है कि इनको आपको करेक्टली मैच करना है। रीसा, सामने लिखा त्रिपुरा। रीसा है क्या? मल्टी यूज हैंड वोवन क्लोथ ट्रेडिशनली यूज्ड बाय त्रिपुरी ट्राइब्स बिलीव्ड टू प्रीडेट द माणिक्य डायनेस्टी। मजूली मास्क, ठीक है, ये डेकोरेटिव और रिचुअलिस्टिक मास्क एसोसिएटेड है छऊ डांस से, वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखता है। रूपा तराक्षी ओडिशा एंड एंशिएंट सिल्वर फिलग्री क्राफ्ट फ्रॉम कटक एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय अरब एंड ग्रीक स्टाइल्स। रिगनाई जो है त्रिपुरा का है, ट्रेडिशनल लोअर गारमेंट है जिसे त्रिपुरी वुमेन पहनती है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी पेयरिंग इसमें सही है, 1 2 3 1 3 4 2 and 4 या ऑल द अबव। चलो देखिए, एक बार देखते हैं। देखो सिर्फ इसमें जो दूसरा है वो इनकरेक्ट है, पहला ठीक है, पहला ठीक है। रीसा त्रिपुरा से ताल्लुक रखता है और कहते हैं कि माणिक्य डायनेस्टी 15th सेंचुरी, उससे भी पहले से ये ट्रेडिशनल क्लॉथ त्रिपुरा में यूज होता था और एक कपड़े की तरह जो है वो अपर बॉडी के लिए इसको यूज किया जाता था। रीसा बिल्कुल ठीक है, गारमेंट फ्रॉम त्रिपुरा। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है, बिल्कुल ठीक है। मजूली मास्क अभी हमने पढ़ा, ये वेस्ट बंगाल से कहा है। ठीक है, और छऊ डांस से भी रिलेटेड नहीं है ये तो। मजूली मास्क तो अभी हमने ये जो पढ़ा था कि ये तो न्यू वैष्णवाइट भोनाज थिएटर में इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिशनली असम के अंदर, ना कि इसको यूज किया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो ये हो गया गलत। ठीक है, रूपतरकाशी उड़ीसा, हाँ अभी हमने पढ़ा। ठीक है, रिगनई भी त्रिपुरा का प्रोडक्ट है, ट्रेडिशनल लोअर गारमेंट जो पहना जाता है महिलाओं के द्वारा, तो बेसिकली इंडियन साड़ी की तरह ही, तो ये रिगनई, इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो यानी आपका आंसर आएगा 1 3 and 4। ठीक है, तो आंसर योर बी। Which of the following statements are correct about Sudarshan Setu recently inaugurated by PM Narendra Modi? ठीक है, सुदर्शन सेतु, it is India's longest cable stayed bridge. First, it connects Bet Dwarka Island to the Gujarat mainland at Okhla. The bridge has been built across the Bay of Bengal. Solar panels on the bridge power its nighttime illumination. ठीक है, तो देखें, चलो देखते हैं आंसर। देखो, सुदर्शन सेतु लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है इंडिया में और इसकी लेंथ है 2.32 किलोमीटर और 900 मीटर केबल स्टेड पोर्शन है इसका, मतलब सिर्फ केबल से लगा हुआ है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, ये बेट द्वारका आइलैंड जो है वो वहां पर है, बिल्कुल करेक्ट है। और कहां पे, तो ये वाला भी ठीक है, मेनलैंड से जो है वो थोड़ा दूर है, गुजरात मेनलैंड से थोड़ा दूर है वो। ठीक है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए ये, अगर आप ये देखें तो जो बेट आइलैंड है उसे मेनलैंड गुजरात से, ये जो जगह है वहां पर ओखा से कनेक्ट करता है ये केबल उसको। ठीक है, उसके अलावा अब ये ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल कैसे हो सकता है, अगर गुजरात की बात हो रही तो गुजरात में बे ऑफ बंगाल तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो वैसे भी कॉमन सेंस की चीज है। और सोलर पैनल्स का यूज किया जाता है एनर्जी देने के लिए इसको। ठीक है, तो रात के समय पर जो उसमें जो भी लाइटिंग होती है वो दिन की जो सोलर लाइट से ट्रैप्ड एनर्जी होती है उससे चलता है। ठीक है, यानी ये करेक्ट, ये करेक्ट और ये फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन बी।
What is distinctive feature of Sudarshan Setu Bridge in Gujarat? It is first underwater tunnel bridge in India. It features verses from Bhagavad Gita and images of Lord Krishna on its footpath. It has bullet train track running along its length. It connects Gujarat with Diu Island. खास बात क्या है इसकी? चल देखिए आंसर। देखो इसके ऊपर भागवत गीता की वर्सेस बेसिकली लिखी गई हैं एक, और दूसरा इस पे भगवान कृष्ण की जो इमेजेस हैं वो फुटपाथ पर वहां पर बनाई गई हैं। तो यानी कि दिस इज करेक्ट, यानी आपका ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट था? बी। ठीक है, तो बी इसमें करेक्ट। चल ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। Which of the following statements best describe the significance of the recently discovered हड़प्पन site मोरोधारो near ढोलावीरा? ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement best describe the significance of the recently discovered हड़प्पन site near मोरोधारो near ढोलावीरा? तो फर्स्ट ऑप्शन है, it is the first evidence of fire altars in Harappan civilization. It shows similarities with Mesopotamian seals found in Gujarat. It indicates a fortified settlement with maritime connections similar to Dholavira. It reveals the earliest known script of the Harappan civilization. ये है आपके सामने चार ऑप्शन। ठीक है, तो देख लो एक बार, फिर हम इसके आंसर को देखते हैं। चलो देखे, देखो आंसर क्या है। देखो मोरोधारो एक हड़प्पन साइट अभी खोजी गई है रिसेंटली, और आप देखेंगे तो ये ना बहुत हद तक एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट है, ढोलावीरा से बहुत सिमिलर है। ढोलावीरा भी जैसे सी से एक कनेक्शन रखती है, तो वैसा ही एक कनेक्शन ये मोरोधारो साइट भी है जो रखती है। और मोरोधारो तकरीबन 2600 से 1300 बीसी के मेच्योर से लेट फेज की एक साइट होगी, हो सकती है शायद। और यहां से हड़प्पन पॉटरी, टेराकोटा केक्स और ऐसी काफी सारी चीजें मिली है जो ढोलावीरा से भी मिली हैं, बहुत सिमिलर। ठीक है, यहाँ पे स्टोन माउंट ब्यूरियल भी देखने को मिला है। साथ ही में मोरोधारो और ढोलावीरा दोनों सी पर डिपेंडेंट साइट थी, ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका इसमें आंसर क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आंसर आपका सी। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पुरुवेता उत्सवम हेल्ड इन द श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल इन अहोबिलम इज आर करेक्ट? ठीक है, अहोबिलम नाम की जगह पर श्री नरसिम्हा स्वामी जो टेम्पल है वहां पर एक उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया, पुरुवेटा उत्सवम। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट है, इट इज मॉक हंटिंग फेस्टिवल सिंबलाइजिंग ट्राइबल वॉरफेयर एंड कास्ट डिवीजन। Second, deity is taken to Chencho tribal settlements during the festival. Participants follow Narsimha Diksha involving celibacy and wearing of Tulsi Mala. Third, Ahobila Mutt has played a key role in promoting this tribal linked Vaishnavite tradition. ठीक है, तो ये दिया है। तो देखो एक एक करके देख लेते हैं। देखो पहला तो ये जो पुरुवेटा उत्सवम है जो श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में ऑर्गेनाइज किया गया था अहोबिलम में, तो ये क्या है? पहली बात तो ये एक मॉक हंटिंग फेस्टिवल है, ट्राइबल वॉरफेयर से भी जुड़ा है, लेकिन ये कास्ट डिवीजन को नहीं दिखाता है, ये तो कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, और तो ये सेलिब्रेट करता है बॉन्ड बिटवीन डाइटी एंड चेंचू ट्राइब। ये कोई भी कास्ट डिवीजन से जुड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत वॉरफेयर जरूर दिखाते हैं, लेकिन वो भी रिलीजियस जो कनेक्शन के साथ। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वॉरफेयर भी नहीं दिखाया जाता, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। ठीक है, दूसरा, डाइटी को 40 दिन के लिए जो है 32 चेंचू ट्राइबल सेटलमेंट्स में लेके जाया जाता है जो अहोबिलम में है, ये ठीक है। यानी कि ये जो डाइटी है इसके अंदर उनको चेंचू ट्राइबल सेटलमेंट्स में ले जाया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है इसके अंदर। तीसरा स्टेटमेंट, इसमें नरसिम्हा दीक्षा जो है वो दी जाती है डिवोटीज को, और येलो कलर के जो है वो कपड़े पहनते हैं, तुलसी माला पहनते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं इसके दौरान। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। चौथा, अहोबिला मठ हैज प्लेड अ की रोल इन प्रमोटिंग ट्राइबल लिंक्ड वैष्णवाइट ट्रेडिशन, ये भी ठीक है। तो यानी 2, 3, 4 जो आपका ऑप्शन है
वो इसमें करेक्ट आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। पूर्वेटा उत्सवम। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉकबोरोक लैंग्वेज इज करेक्ट। कॉकबोरोक लैंग्वेज के संदर्भ में ये 4 कथन दिए हैं। पहला, इट इज इंडो आर्यन लैंग्वेज प्राइमरली स्पोकन इन असम, तो इंडो आर्यन लैंग्वेज है जिसे असम में बोला जाता है। दूसरा, इट बिलोंग्स टू द्रविडियन फैमिली एंड इज यूज्ड बाय संथल कम्युनिटी। ठीक है। तीसरा, इट इज अ सिनो तिब्बतन लैंग्वेज स्पोकन बाय द बोरोक पीपल इन त्रिपुरा। चौथा, इट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटका ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। देखो, अगर इसमें जो अगर कोक-बोरोक लैंग्वेज के बारे में आपने सुना है, तो ये एक सीनो तिब्बतन लैंग्वेज है जो बोरोक लोगों के द्वारा बोली जाती है त्रिपुरा के। ठीक है, तो वो है क्या आपकी कोक-बोरोक लैंग्वेज, तो ये इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कोक-बोरोक लैंग्वेज जो है वो सीनो तिब्बतन लैंग्वेज है, बोरोक लोगों के द्वारा बोली जाती है। कोक का मतलब होता है वर्बल और बोरोक का मतलब होता है पीपल और ह्यूमन। ठीक है, तो नेक्स्ट, which of the following personalities were announced as recipients of भारत रत्न in 2024। 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा किन किन जो है वो हस्तियों को की गई थी। एम एस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, चौधरी चरण सिंह और एल के अडवाणी। यहां पर 6 दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन। 1, 3, 4 एंड 6, 2, 3, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, देखो 2024 में जो भारत रत्न दिया गया, इसमें एम एस स्वामीनाथन ऑब्वियसली इनको दिया गया। एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन में उनके रोल के लिए, पीवी नरसिम्हा राव फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, चौधरी चरण सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फार्मर राइट्स के लिए, कर्पूरी देवी जो सोशलिस्ट लीडर थी बिहार की, उन्हें सोशल जस्टिस के लिए थे, मतलब उनको सोशलिस्ट लीडर को उनको दिया गया। ठीक है, एल के अडवाणी डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के, उनको दिया गया। बस मनमोहन सिंह जी को नहीं दिया गया, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन जी को भी दिया गया, कर्पूरी ठाकुर जी को भी दिया गया था। ठीक है, और पीवी नरसिम्हा राव भी। बस इसमें क्या नहीं आएगा, ये सब करेक्ट है, बस डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं आएगा। तो यानी 1, 2, 3, 5, 6। ठीक है, आप ये देख ले 1, 2, 3, 5, 6, ये वाला ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अजंता एंड एलोरा केव्स रिसेंटली इंक्लूडेड इन द स्वदेश दर्शन स्कीम 2। ठीक है, अब वैसे तो ये एक तरीके का स्टैटिक क्वेश्चन ही है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो। बोथ अजंता एंड एलोरा केव्स आर बुद्धिस्ट ओनली साइट्स। सेकंड, Ajanta has more religious diversity in cave themes than Ellora. Ajanta cave date from 200 BC to 650 AD, while Ellora caves range from 6 to 11th century AD. Ajanta and Ellora caves are located in different states of India. चल देखिए, एक बार देखते हैं इसके आंसर को। पहला अजंता, अब देखो इसमें क्या है कि पहला जो स्टेटमेंट था बुद्धिस्ट ओनली साइट। ठीक है, अजंता बुद्धिस्ट ओनली साइट है, लेकिन एलोरा बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन साइट है, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एलोरा तो बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू तीनों ही ट्रेडिशन वहां पे दिखते हैं। ठीक है, अजंता में रिलीजियस डाइवर्सिटी ज्यादा है। अब देखो, नहीं, रिलीजियस डाइवर्सिटी एलोरा में ज्यादा है, तो इसीलिए ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन दिया, अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशन। अब दोनों ही महाराष्ट्र में तकरीबन 100 किलोमीटर अपार्ट है एक दूसरे से, 100-110 किलोमीटर के डिफरेंस पे, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो सही कौन सी है, सिर्फ ये जिसमें डेटिंग बिल्कुल करेक्ट दी गई है। अजंता केव्स डेट्स बिटवीन 200 to 650 AD, एलोरा 6 to 11th सेंचुरी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द स्वदेश दर्शन स्कीम। अब स्वदेश दर्शन स्कीम से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन 2018 फॉर म्यूजियम रिस्टोरेशन। फर्स्ट, सेकेंड, 100% सेंट्रली फंडेड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। थर्ड, जो सी ऑप्शन है, प्रोवाइड्स फंड फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म प्रमोशन ओनली। फोर्थ, इट सपोर्ट्स प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स टू डेवलप सर्किट्स। ठीक है, तो देखिए क्या इसमें करेक्ट आंसर हो सकता है। देखो तो क्या है, इसको देखते हैं एक बार। पहला, स्वदेश दर्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2015 फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो 2018 वाला पॉइंट गलत हो गया।
दूसरा, हाँ, इट इज अ 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम, ये ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, लेकिन यहां ये रॉन्ग है क्योंकि 2015 होना था, ठीक है। तो 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम बिल्कुल ठीक है। इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर इसमें क्या आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चल नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following is our initiatives or schemes launched by Ministry of Tourism related to domestic tourism? ठीक है, डोमेस्टिक टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। प्रसाद स्कीम, उत्सव पोर्टल, देखो अपना देश इनिशिएटिव या भारत नेट स्कीम। तो ये चारों नहीं है, आपको बताना है कौन सी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिलेटेड डोमेस्टिक टूरिज्म से जुड़ी हुई स्कीम है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च की गई डोमेस्टिक टूरिज्म से जुड़ी हुई स्कीम कौन कौन सी इसमें से, 1, 2 and 4, 1, 3 and 4, 1, 2, 3 ओनली या ऑल ऑफ द अबव। देखो एक एक करके बता देते हैं। देखो प्रसाद स्कीम क्या है, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये है एक स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ऑपरेट की जाती है, डोमेस्टिक टूरिज्म से रिलेटेड है। उत्सव पोर्टल, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फेस्टिवल और इवेंट्स जो देश भर में चलते हैं उससे रिलेटेड, तो ये भी है, ठीक है। देखो अपना देश इनिशिएटिव डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, बट ये तीनों तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा चलाई गई डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने की है, लेकिन भारत नेट स्कीम तो मेनली रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है, तो ये नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपका ऑप्शन यानी 1, 2, 3 इज करेक्ट, क्योंकि इसमें फोर्थ नहीं है, तो देन इट इज यानी सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च्ड मां कामाख्या देवी दिव्य लोक परियोजना, ठीक है। क्या है ये मां कामाख्या देवी दिव्य लोक परियोजना? इट इज अ टेंपल रेनोवेशन प्रोजेक्ट अंडर द प्रसाद स्कीम, फर्स्ट। दूसरा, इट इज पार्ट ऑफ पीएम डिवाइन इनिशिएटिव टू एनहांस पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म इन असम। थर्ड, इट एम्स टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू टेंपल स्ट्रक्चर अटॉप द नीलांचल हिल। फोर्थ, इट ओनली फोकसेस ऑन क्रिएटिंग न्यू रोड्स अराउंड द कामाख्या देवी टेंपल, ठीक है। तो मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना क्या है? देखो, इट इज अ पीएम डिवाइन इनिशिएटिव टू एनहांस पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म इन असम। तो धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने के लिए असम में और वहां इसके लिए जो है ये पीएम डिवाइन इनिशिएटिव के तहत ये किया गया है, ठीक है। तो दिव्य लोक परियोजना क्या है? इट इज अ पीएम डिवाइन इनिशिएटिव टू एनहांस पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म इन असम, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following statement about Kamakhya temple is true? First, it is located in Neelachal Hills, Guwahati. Second, it is one of the 51 Shaktipeeths and represents the goddess of fertility. Third, its architecture combines Nagara and Sasanic styles, forming a unique Neelachal type. It hosts the Ambubachi Mela to celebrate the birth of Lord Krishna. 1 and 2 only, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, या all of the above. कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। रिसेंटली न्यूज में था, अभी बताया मैंने क्यों, क्योंकि पीएम डिवाइन इनिशिएटिव की वजह से, ठीक है। चल तो देखिए, पहला, हाँ, नीलांचल हिल गुवाहाटी में लोकेटेड है, बिल्कुल ठीक है। टेंपल, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, कामाख्या 51 शक्तिपीठ में से एक है जो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहलाती है, कामाख्या देवी, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा तीसरा, नगरा और सासनिक स्टाइल में बना है, तो इससे एक अपना नीलांचल टाइप जो है वो आर्किटेक्चर बन जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ, इट होस्ट अंबुबाची मेला टू सेलिब्रेट बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अब देखो, अंबुबाची मेला तो होता है मां कामाख्या देवी मंदिर पर, लेकिन ये भगवान कृष्ण के बर्थ पर नहीं, ये देवी के मेंस्ट्रुएशन पीरियड को एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, हाफ करेक्ट हाफ रॉन्ग है, तो इसलिए 1, 2, 3 इसमें आपका ऑप्शन आना चाहिए। देखो ध्यान से आपको लास्ट तक पढ़ना होगा, कहां गलती हो जाएगी वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रेडिशनल सुबिका पेंटिंग ऑफ मणिपुर इज आर करेक्ट? सुबिका पेंटिंग से जुड़ा हुआ है, ये भी रिसेंटली न्यूज में था। इट इज अ विजुअल आर्ट फॉर्म लिंक्ड टू मितेई communities cultural heritage. Subika illustrations are found only in mural form across the ancient temples of Manipur. Subika painting is documented through 6 traditional manuscripts. The painting are created using modern materials on cloth scrolls. देखो पहली बात तो, हाँ, इसमें देखो एक एक करके देख लेते हैं।
एक विजुअल आर्ट फॉर्म है जो मितई कम्युनिटी की कल्चरल हेरिटेज से जुड़ा, बिल्कुल ठीक है, सुबिका पेंटिंग्स मितई कम्युनिटी की कल्चरल हेरिटेज से जुड़ा है। दूसरा सुबिका इलस्ट्रेशंस, म्यूरल फॉर्म, म्यूरल होता है दीवारों पर बनाई गई जो मंदिरों की, नहीं, सुबिका इलस्ट्रेशंस बेसिकली ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में बनाई जाती है, ना कि दीवारों पर, तो यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। फोर्थ, द पेंटिंग्स आर क्रिएटेड यूजिंग मॉडर्न मटेरियल ऑन क्लॉथ स्क्रॉल, देखो अब कपड़े पर नहीं बनाई जाती है, हैंडमेड पेपर पर या बार्क ऑफ ट्री पर बनाई जाती है सुबिका पेंटिंग्स मितई कम्युनिटी के द्वारा मणिपुर में, ठीक है। तो ये क्लॉथ स्क्रॉल पे नहीं, क्योंकि ये हैंडमेड पेपर पे या फिर जो है वो बनती है किस पर, बार्क ऑफ ट्री पे। तो फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर रॉन्ग, तो फर्स्ट थर्ड आपका ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो हिस्ट्री एंड कल्चर के हमने 89 क्वेश्चंस कवर किए हैं। जो लास्ट संडे हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए थे एमसीक्यू फॉर्मेट में, करंट अफेयर रिलेटेड आर्ट हिस्ट्री एंड कल्चर के, और आज हमने 39 क्वेश्चन, तो टोटल 89 क्वेश्चंस आर कवर्ड। इसके अंदर मैंने पिछले 1.5 साल का पूरा कवरेज ले लिया है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू द ट्रेडिशनल स्पोर्ट मोहजुज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, it is traditional buffalo fight held during the festival of Magh Bihu in Assam. It is introduced to Assam culture by Ahom king Suhumung, ठीक है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो मोहजुज रिसेंटली न्यूज में था, ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, ठीक है, तो इसके बारे में, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एक बार। पहला, मोहजुज माघ बिहू के समय पर सेलिब्रेट किया जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है असम का, और इसमें ट्रेडिशनल बुल फाइट होती है, ठीक है। और इसको लेके अभी चर्चा ये थी कि कुछ एसोसिएशन हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि इसको बैन किया जाए, जैसे और दूसरे बुल फाइट स्पोर्ट्स को भारत में बैन किया गया उसी तरीके से, ठीक है। ऑल्दो मोहजुज इसको स्वर्गदेव रुद्र सिंह जो 30वें राजा थे असम के, उन्होंने शुरू किया था, सुहुंगमुंग ने नहीं, ठीक है। तो यहाँ किंग का नेम जो है वो गलत दिया है, इसीलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट इज करेक्ट, तो यानी इसमें आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। चल, तो दीज वर ऑल क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। अब हमारे जो लास्ट वीक का सेशन जो था संडे को, उसमें 50 क्वेश्चंस और ये 39 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और आप ये दोनों ही सेशंस के पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पीडीएफ का लिंक भी आपको जरूर मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर ये सारे के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री एंड कल्चर रिलेटेड जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये सब भी जो है जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में भी फीचर होते हुए दिखेंगे और आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए कुछ और मैं बता देता हूं, जैसे कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये 6 अप्रैल से शुरू हुआ है, जिसमें हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। 6 टीचर्स ऑन 6 डिफरेंट संडेज विल बी टेकिंग योर करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू, और इस प्रोग्राम में हम तकरीबन आपको 600 करंट अफेयर एमसीक्यूज जो है वो कवर करा देंगे, ठीक है। और ये आई थिंक कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो एक प्रीलिम्स एग्जाम से, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आप इसके जरिए अपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारा 5 अप्रैल से हर सैटरडे हमारा लाइव मॉक टेस्ट भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिविल स्टाफ आईएएस यूट्यूब चैनल पर। सुबह 8:15 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम वहां पर हर सैटरडे एक जीएस और एक सीसैट का मॉक टेस्ट आपके साथ लाइव सॉल्यूशन उसका डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सैटरडे भी आप हमारे साथ जुड़े, और ये जो हमारे साथ जो है ये सीसैट और जीएस के मॉक्स आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने जीएस के पेपर के अंदर करंट अफेयर्स पूरे तरीके से इंटीग्रेट कर दिया है, और पूरा सिलेबस कवरेज है इसमें, जीएस का भी और सीसैट का भी, और बिल्कुल एग्जाम लेवल डिफिकल्टी है। तो आप इससे भी, इस इनिशिएटिव से भी अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर लेकर जा सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।